हेलो एंड वेलकम टू कॉन्कर एग्जाम। हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज़ का पार्ट 8। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी वेपर एंड आर्गन। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं उनको हम जनरली ट्यूबलाइट्स के नाम से जानते हैं। जो ये ट्यूबलाइट होती है कुछ इस तरह की दिखती है ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट के अंदर जो है मरकरी के और आर्गन के वेपर्स फिल्ड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या फिल होते हैं? मरकरी और आर्गन के वेपर्स फिल होते हैं। हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्यूबलाइट फंक्शन कैसे करती है। देखिए, जब हम इसके थ्रू ट्यूबलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करता है तो वो एक्साइट कर देता है कि इसे मरकरी वेपर्स को और आर्गन के जो इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस हुई हैं ये क्या करेंगे? इनका काम क्या होता है? जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर एक और कोटिंग होती है, किस चीज़ की? फॉस्फर की कोटिंग होती है। अगर आपने कभी एक टूटी हुई ट्यूबलाइट देखी हो तो आपने देखा हो कि उसके अंदर के पोर्शन पे एक वाइट पाउडर की कोटिंग रहती है। वो वाइट पाउडर क्या होता है? फॉस्फर। ये जो इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस हुई है ये इस फॉस्फर को क्या करती है? इसको एक्साइट कर देती है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? विजिबल लाइट। और इस तरह से फंक्शन करती है हमारी ट्यूबलाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वाटर पॉल्यूशन इन अ रिवर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिजॉल्व अमाउंट ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अगर हमें किसी भी वाटर बॉडी के अंदर चेक करना है कि उसके अंदर वाटर पॉल्यूशन कितनी क्वांटिटी में हो रखा है या फिर कितनी इंटेंसिटी का उसके अंदर वाटर पॉल्यूशन है, तो हम चेक करेंगे उसमें अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिए, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट से जो वाटर पॉल्यूशन होता है ना, उसे हम किस में मेजर करते हैं? बीओडी की टर्म्स में। अभी बीओडी क्या है? बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बैक्टीरिया को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेंगे? वाटर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेंगे। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी वाटर की, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना वाटर के अंदर, उसका लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, यानी कि वो कम हो जाएगी। जितने ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ज़्यादा उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से मेजर कर पाते हैं कि वाटर के अंदर कितना पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैसेज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम एज एन एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? एनेस्थेटिक होते हैं जो हम ऑपरेशन करने से पहले, किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो सकें, ताकि उनको दर्द कम महसूस हो, इसलिए उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। और उसको मोस्ट कॉमनली जो एनेस्थीसिया है हम यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटल्स विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन व्हाइल रिएक्टिंग विद एसिड एंड एल्कली इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। देखिए, मेटल जो है, यूजुअली मेटल्स जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा क्या देंगे? H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे हमेशा। लेकिन मेटल्स जो है बेस के साथ, यहाँ पे एल्कली का मतलब है बेस, बेस के साथ रिएक्ट करने पे हमेशा H2 गैस नहीं देते हैं। ठीक है, हमेशा H2 गैस नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जिंक हो गया। जिंक एक्सेप्शन है, ये हमेशा जब किसके साथ रिएक्ट करे? किसके साथ? बेस के साथ, चाहे रिएक्ट करे एसिड के साथ, ये हमेशा क्या देगा? H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ऐसे मेटल्स जो हमेशा ही, यानी कि चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ रिएक्ट करें, हमेशा प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा
जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फोटेरिक मेटल्स के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डायमंड इज अ टाइप ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। डायमंड जो है एक तरह का कार्बन ही है, और हम डिटेल में अगर बात करें तो डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉप है। अब ये एलोट्रॉप क्या होता है? जब एक ही एलिमेंट की जो एटम्स हैं डिफरेंटली अरेंज हों, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स में अरेंज हो जाएं, तो वो क्या बना दे हैं? एलोट्रॉप। ठीक है, अब कार्बन के जो हैं 2 एलोट्रॉप हैं, कौन कौन से? एक तो ग्रेफाइट हो जाएगा और दूसरा है डायमंड। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन के अराउंड 3 कार्बन सराउंड कर रहे होते हैं, ठीक है, और डायमंड के अंदर एक कार्बन के अराउंड 4 कार्बन सराउंड करेंगे। ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप है कार्बन का और डायमंड भी एलोट्रॉप है कार्बन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोवेव। जो टेलीकम्युनिकेशन में हम वेव यूज करते हैं वो जनरली यूज करते हैं माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव्स को। यहाँ पर हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट को हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करते हैं हम जैसे शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में, जैसे कि हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स हैं उनके अंदर जो रेज निकलते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं या फिर एसी का टेम्परेचर को हम रेगुलेट करते हैं उसके थ्रू। तो वो जो रेज होती है रिमोट के अंदर, वो कौन सी रेज इस्तेमाल हो रही होती है? इंफ्रारेड रेज रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का कम्युनिकेशन में तो कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हार्डली ही यूज़ करते हैं हम इसको कम्युनिकेशन में, लेकिन हम इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, स्पेशली यूवीसी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो सी रेज है ना, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी निकलती है ना अल्ट्रावायलेट, तो उसके अंदर ये यूवीसी है ना, इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर किसी सरफेस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसके पास ना कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जर्म्स को किल कर सकता है। कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट कम्स आउट आफ्टर बर्निंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बर्न करने के बाद हमारे पास रेजिड्यू क्या मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाटर। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बर्न करती है तो ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेती है? H2O, ठीक है। ये H2O फॉर्म होता है एज अ रेसिड्यू, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने लग जाएं तो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि बस वो प्रोड्यूस करेगा वेपर्स वाटर के, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉट्स। जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी यूनिट क्या होती है? वॉट्स होती है। हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, और कूलम होती है चार्ज की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोमेंटम कंजर्वेशन। जो रॉकेट है वो किसके थ्रू काम करता है? मोमेंटम कंजर्वेशन। और मोमेंट को कैसे कंजर्व कर पाते हैं? क्योंकि इसमें लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ। कौन सा लगता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम मोमेंटम को कंजर्व कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ राइज कर पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है व्हाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स टू कम आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। देखिए जब हम प्लेन में जाते हैं तो हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो जो गैसेस प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाती है? वो रिड्यूस होती जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। एटमॉस्फेयर की रेंज है अराउंड 10,000 किलोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर। उसके बाद जाके एटमॉस्फेयर जो है ख़त्म हो जाता है, तो रिफिल होती है। इंक को रोकने में मदद करता है जो एयर प्रेशर है। जैसे हम एयर प्रेशर कम कर देंगे तो इंक जो है बाहर स्पिल आउट होने लगेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर फुल ऑफ वाटर व्हेन ऑल द आइस मेल्ट देन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी
वाटर लेवल वुड रिमेन अनचेंज्ड। आइए इसका रीज़न जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने वाटर बीकर लिया है जिसके अंदर ये लेवल तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है। हमने इसके अंदर आइस क्यूब डाल दिया। आइस क्यूब डालने के बाद जो वाटर का लेवल है वो राइज कर गया। क्यों राइज कर गया? क्योंकि जो ये आइस क्यूब है ना, इसने ना कुछ वाटर डिस्प्लेस किया है, ठीक है, अपने वजन के हिसाब से, यानी कि जितना इस आइस क्यूब का वेट है इसने उतना जो है वाटर का लेवल, वाटर जो है डिस्प्लेस किया है, जिसकी वजह से वाटर राइज कर गया, यानी कि वाटर का लेवल बढ़ गया। अब क्या होगा, जब ये आइस मेल्ट कर जाएगी तो इसका वाटर का लेवल जो है ना वो रिमेन सेम रहेगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि इसने पहले से ही जो अपने वजन के अकॉर्डिंग जितना भी इसको वाटर डिस्प्लेस करना था इसने पहले से ही कर रखा था। अब जब ये ऊपर का पोर्शन है, हमें लगेगा कि जो ऊपर का पोर्शन मेल्ट करेगा तो इसकी वजह से जो वाटर का लेवल राइज करेगा, लेकिन नहीं राइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेट है ना इस पूरे आइस का, भाई पूरे आइस का जो भी वेट है इसने उतनी फोर्स लगा के अपने नीचे से पानी डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये भाई वेट में तो ये ऊपर का पोर्शन भी आएगा ना आइस का, तो इसने पहले से ही अपना जो वाटर है उतना डिस्प्लेस करके रख दिया, जिसकी वजह से लेवल राइज कर गया। अब जब आइस पिघल जाएगी, अब एक्स्ट्रा वेट तो कहीं से नहीं आया ना, तो अब वाटर का लेवल राइज नहीं होगा, ठीक है, वाटर का लेवल रिमेन सेम रह जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द एनर्जी ऑफ विंड इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। जो विंड होती है ना तो उसके पास क्या होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं हम? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से जो किसी को एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। और विंड क्या होती है? विंड में मोशन ही तो है। विंड क्या होती है? हवाओं का बहना, यानी कि जो एयर है वो मोशन कर रही होती है, इसलिए उसके पास कौन सी मिलेगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वाटर पे क्यों फ्लोट करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा। जो भी फ्लोट करेगी ऑब्जेक्ट उसकी डेंसिटी जो होगी वो लेस होगी, किसमें? वाटर से। ठीक है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो भी जैसे शिप फ्लोट कर रहा है तो शिप की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसी वजह से शिप जो है फ्लोट कर पाता है वाटर पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, ड्यू टू वेटलेसनेस। वेटलेसनेस की वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस स्टेशंस में, यानी कि स्पेस में इरेक्ट खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल जो है वो कम होती है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन क्या होती है, जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि अगर एक बीकर में ऑयल रखा हुआ है तो उसके जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होती है? वो कम होती है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है ईजिली स्प्रेड कर पाते हैं। जो वाटर है, वाटर के केस में जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स यानी कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि ऑयल के कंपैरिजन में। इसकी वजह से वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो हाई हो जाती है। सरफेस टेंशन किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो रिस्पॉन्सिबल है जैसे फ्लोटिंग ऑफ मॉस्किटो या फिर निडल। अगर हम निडल को बहुत आराम से किसी वाटर पे प्लेस करें तो वो उस पर फ्लोट कर जाती है, ऐसे ही मॉस्किटो भी फ्लोट कर जाते हैं। और देख लेते हैं सरफेस टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? स्फेरिकल शेप ऑफ रेन वाटर। जो रेन वाटर जो रेन ड्रॉप्स की जो स्फेरिकल शेप होती है वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि पानी की जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स होती है वो कैसी होती है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेज। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड का तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होती है? वो डिक्रीज होने लगती है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम होने लग जाएगी तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी?
डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट में हम टेक्निक यूज़ करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, वो होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड, जो ऑप्शन ए है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम यूज़ करते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट में। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है ये कन्वर्ट कर दे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। और लास्ट में जो ऑप्शन डी है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज की क्वांटिटी होती है हनी के अंदर वो कितनी होती है, और ऑलमोस्ट 38% होती है। जो ग्लूकोज होता है वो ऑलमोस्ट 31% के करीब प्रेजेंट होता है। माल्टोज सिर्फ 7% होता है, और जो सुक्रोज है ये सिर्फ 3% के अराउंड प्रेजेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन हो जाएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज वो शुगर है जो हमें फ्रूट से मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर ही रिस्पॉन्सिबल है जो रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट कर पाती है, ठीक है। जो हम कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं तो वो किससे डिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, आयोनोस्फेयर से। आयोनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। देखिए हमें पता है कि जैसा कि एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर्स होती हैं, और इसे हम याद कर सकते हैं TSMIE निमोनिक से। टी से हो जाएगी ट्रोपोस्फेयर, एस से हो जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मीजोस्फेयर, आई से आयोनोस्फेयर, ई से हो जाएगी एक्सोस्फेयर। तो सेकंड लास्ट यानी कि ऊपर से सेकंड लास्ट लेयर होती है हमारी आयोनोस्फेयर। तो ये जी हमारी आयोनोस्फेयर। देखिए आयोनोस्फेयर के अंदर क्या होता है कि आयोनोस्फेयर नाम ही क्यों पड़ा इसका आयोनोस्फेयर, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्री आयंस। अब फ्री आयंस किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि इसको हम थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। जब टेम्परेचर हाई रहता है तो यहाँ पे जो भी गैसेस प्रेजेंट है वो क्या होती है, वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने का मतलब क्या होता है कि जब भी एक कोई भी एटम जो है यानी कि गैस हो, गैस का जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और उसके पास क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो जो एटम है उसके पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आयनाइज्ड गैस हो गई, यानी कि जो मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी एटम जो हो गया क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एज आयोनाइज्ड आयन, ठीक है, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, जब सैटेलाइट से सिग्नल जाता है तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन से टकरा के वो वापस आ जाता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, गैस के आयोनाइज होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है यही यूज होता है, यही काम आता है डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 है साउंड वेव्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेज मीडियम। ठीक है, गैसेज मीडियम में तो हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि गैस में साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सॉलिड में। सॉलिड में भी हमें पता है साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। जैसा कि ट्रेन की जो पटरी होती है, अगर हम उसके ऊपर कान लगा के देखें तो हमें महसूस होगा, हमें आवाज़ आ जाएगी कि ट्रेन आ रही है, ठीक है। लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती हैं, ठीक है, लिक्विड में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ को फॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो दो मिनरल्स हैं ये यूज़फुल होते हैं हमारे बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए। कैल्शियम हमें किससे मिलता है, जनरली कैल्शियम हमें किससे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स से। जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी हमें डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, एग्स हो जाएंगे, मीट हो गया, नट्स हो गए, इन सब से हम ले सकते हैं फॉस्फोरस, जो कि ज़रूरी होता है हमारी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 है BMD टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करने के लिए बीएमडी टेस्ट कराया जाता है। यहाँ पर बीएमडी की क्या फुल फॉर्म है? बीएमडी की फुल फॉर्म है बोन मास डेंसिटी। बोन मास डेंसिटी का मतलब ये होता है कि ये मेजर करके दे देता है कि हमारी बोन के अंदर कितना अमाउंट में कैल्शियम या फिर अदर मिनरल्स प्रेजेंट हैं। अगर हमारा बीएमडी बहुत कम है, यानी कि बोन मास डेंसिटी हमारी कम है, तो हमारी बोन फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। और इसको मेजर करते हैं, यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर ऑफ एचजी। एचजी का मतलब होता है यहाँ पे मर्करी। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता ही क्या है। देखिए, जो हमारी आर्टरीज होती हैं जिनके थ्रू जिनमें हमारा जो ब्लड है फ्लो करता है, उन आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है तो उनकी वॉल्स पे ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, उनकी जो हमारी आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है जब ब्लड हमारी आर्टरीज में फ्लो करता है। जो हमारा हार्ट होता है वो कंटिन्यूसली नहीं पंप कर रहा होता है ब्लड को। ठीक है, जब हमारा हार्ट पंप करेगा ब्लड को तो जो वॉल्स होंगी उनके ऊपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो उस मैक्सिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब हार्ट पंप कर रहा होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं उसको। ठीक है, और जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है तो हार्ट बीट कैसी होती है? पंप करता है, रेस्ट करता है, पंप करता है, रेस्ट करता है। तो जब हमारा हार्ट जो है रेस्ट कर रहा होता है, उस दौरान जो इन वॉल्स के ऊपर यानी कि आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 120/120/80 लिखते हैं, तो 120 क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 180 है उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेटिना ऑफ आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशनल कैमरा। यानी कि जो हमारी आई की जो रेटिना है वो कैमरा के कौन से पार्ट से रिजेंबल करती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म। जैसा कि हम जानते हैं जो रेटिना होती है हमारी आई की क्या होती है? स्क्रीन होती है। स्क्रीन मतलब इसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, आई की जो स्क्रीन है वो क्या होती है? रेटिना, उसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। ऐसे ही जो कैमरा होता है, कैमरे में कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है? फिल्म में। जो फिल्म के रोल्स आते हैं वो रिजेंबल करते हैं, उनके ऊपर इमेज फॉर्म होती है, फिल्म में इमेज फॉर्म होती है, इसलिए फिल्म जो है वो रिजेंबल करती है हमारी आई के रेटिना को, क्योंकि दोनों पे ही क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। एज अ स्क्रीन काम कर रही होती है ये रेटिना आई के लिए, और फिल्म जो है वो कैमरा के लिए एज अ स्क्रीन काम करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है, एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिजीज ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइज। एस्टिग्मेटिज्म किसका डिजीज है? आइज का। एस्टिग्मेटिज्म में 2 तरह का होता है, जो कि हम जानते हैं, जैसे मायोपिया, और दूसरा हो जाएगा हाइपरोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस की नाम से भी जानते हैं, और हाइपरोपिया को हम फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आई बॉल है उसका जो साइज है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल आई से। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्क्रीन है यानी कि जो रेटिना है हमारे आई की, उस पर इमेज फॉर्म नहीं हो पाती है, या तो वो पीछे फॉर्म होगी या फिर उसके आगे फॉर्म हो जाती है। एग्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म नहीं होती है इमेज, जिसकी वजह से हमारा विजन कैसा होता है? ब्लरी। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।